मूवी द 100 में बहुत सारी लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहा होता है। लड़कियां उन क्रिमिनल्स से इतना डरती थीं कि उनके खिलाफ कंप्लेंट तक नहीं कर पाती थीं। हद तो तब हो जाती है जब वो क्रिमिनल्स एक आईपीएस ऑफिसर की गर्लफ्रेंड के साथ भी दुष्कर्म कर देते हैं। अब देखना यह है कि क्या वो आईपीएस ऑफिसर उनको सजा दिला पाएगा या वो क्रिमिनल्स बच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। मूवी की शुरुआत समीर और मधु से होती है। समीर एक एथिकल हैकर है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड मधु का एक मैसेज हैकिंग करके देख लिया है। वह बार बार मधु से पूछ रहा है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। लेकिन मधु उस मैसेज के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वह बहुत डरी हुई लग रही होती है और कहने लगती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इसके बाद वह वहां से उठकर चली जाती है। फिर भी समीर नहीं मानता। मधु के घर जाने के बाद भी वह उसे बार बार कॉल करके मैसेज के बारे में पूछता रहता है, लेकिन हर बार मधु उसे बताने से मना कर देती है। जब समीर नहीं मानता तो मधु रोते रोते फांसी के फंदे की ओर चलने लगती है। यह सब वीडियो कॉल में समीर देख रहा होता है और वह बहुत डर जाता है। वह मधु को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अब मैं तुमसे उस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, तुम बस ये कदम मत उठाओ। तभी सीन कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाता है आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर में, जहां आईपीएस ऑफिसर विक्रांत ट्रेनिंग के दौरान बहुत शार्प शूटिंग कर रहा होता है। इसे देखकर उसके सीनियर ऑफिसर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि विक्रांत आगे चलकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनेगा। लेकिन विक्रांत उनकी इस बात से इनकार कर देता है और कहता है, मैं एनकाउंटर के खिलाफ काम करता हूं। विक्रांत को न तो लोगों की नजर में हीरो बनना था और न ही अपना फैन बेस क्रिएट करना था। वह सेल्फ डिफेंस में भी वेपन्स का यूज नहीं करना चाहता था। विक्रांत ट्रेनिंग के दौरान बहुत लोगों की मदद करता है। एक दिन जब वह ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा होता है तब एक लड़की आरती झेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही होती है, जबकि रेड लाइट आ चुकी होती है। इसलिए विक्रांत उसे रोककर ट्रैफिक रूल्स समझाने लगता है। लेकिन आरती कहती है, मुझे भी ट्रैफिक रूल्स पता है, लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल सही करवाएं क्योंकि येलो लाइट नहीं जल रही है। इसकी वजह से विक्रांत उसे सॉरी बोलकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। विक्रांत को आरती की हिम्मत बहुत पसंद आती है कि उसने पुलिस को बोलने की हिम्मत दिखाई। विक्रांत को प्रोबेशन पीरियड के लिए ऑफिसर गिरधारी के अंडर काम करने के लिए पोस्ट किया जाता है, जहां एक केस आता है जिसमें घरों में रॉबरी और मर्डर हो रहे हैं। इस केस की तहकीकात के लिए सभी पुलिस वाले उस घर में पहुंचते हैं जहां रॉबरी और किलिंग हुई है। वहां जाकर विक्रांत एक एक चीज को नोटिस करने लगता है, जैसे सिगरेट का बचा हुआ पार्ट और साइकिल की स्ट्रिंग। रात होते ही सभी पुलिस वाले एक फंक्शन में पहुंच जाते हैं। विक्रांत चीफ गेस्ट के पीछे चलता है, जहां वह देखता है कि आरती का पोस्टर लगा हुआ है जिसे वह सिग्नल पर मिला था। इसे देखकर विक्रांत को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। इस फंक्शन में आरती स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रही होती है, जिसे देखकर विक्रांत उसकी वीडियो बनाने लगता है। जब आरती डांस कर रही होती है तब उसका चैन नीचे गिर जाता है। डांस खत्म होने के बाद वह बिना चैन उठाए चली जाती है, इसलिए विक्रांत उसे चैन देने के लिए पीछे पीछे जाता है। वह आरती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पापा आ जाते हैं और वह वहां से चली जाती है। जब विक्रांत वहां से जा रहा होता है तब मधु हड़बड़ी में आकर उससे टकरा जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहां समीर मधु को सॉरी बोलकर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मधु उसकी बात नहीं सुनती और सुसाइड कर लेती है। विक्रांत की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और वह एसीपी बन चुका है। ट्रेनिंग के बाद उसे हैदराबाद में ही पोस्टिंग मिलती है और अब गिरधारी उसके अंडर काम करेगा। जब विक्रांत यह न्यूज अपनी मम्मी को देता है तो वह बहुत खुश होती है। विक्रांत की मम्मी साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वह विक्रांत को पकड़ लेती है और कहती है, तुम आजकल बहुत खुश रहने लगे हो, मुझे बताओ वह लड़की कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। पहले तो विक्रांत कहता है कि वह किसी लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन जब मम्मी बार बार पूछती हैं तब वह बताता है, मैंने बस एक लड़की देखी है और जब वह अगली बार दिखेगी मैं तुम्हें उसे जरूर मिलाऊंगा। जिस दिन से विक्रांत ड्यूटी ज्वाइन करता है वह उसी दिन अपनी पिस्टल लॉकर में डालकर लॉक कर देता है। वह गिरधारी से रॉबरी केस के बारे में पूछता है। गिरधारी बताता है कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। यह सुनकर विक्रांत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करोगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए वह अगले दिन सभी क्रिमिनल्स को ऑफिस में बुलाने के लिए कहता है, लेकिन गिरधारी डरते हुए कहता है, इसमें एमएलए भी है। विक्रांत को एमएलए से बिल्कुल डर नहीं लगता और वह उसे भी बुलाने के लिए कह देता है। अगले दिन सभी क्रिमिनल्स और एमएलए अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं, लेकिन विक्रांत पुलिस स्टेशन पर नहीं होता। गिरधारी उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता। आखिरी बार जब वह कॉल उठाता है तो एमएलए कहता है, मुझे लगता है तुम स्टेशन नहीं आ पाओगे। जब विक्रांत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एमएलए के लोग उसे मारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन विक्रांत बिना डरे एमएलए के एक एक आदमी को धूल चटा देता है। यह देखकर बाकी क्रिमिनल्स उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। विक्रांत एमएलए के सारे आदमियों को अरेस्ट करवा देता है और एमएलए से कहता है, तुम्हें लोगों ने चुना है तो तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तो मैं भी प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा। देर रात जब विक्रांत अपनी मम्मी को देखता है कि वह किसी से बात कर रही है तो वह पूछता है, आप किससे बात कर रही हैं। मम्मी बताती हैं, मेरा एक क्लाइंट है समीर, जिसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। अब वह इसका गिल्ट अपने ऊपर ले रहा है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड किया। अगले दिन विक्रांत समीर से मिलने जाता है और उसकी प्रॉब्लम पूछता है। समीर बताता है, मधु को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी है तो जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही कैरेक्टर में रहो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने जैसे ही इसे रीड
किया, ये चैट डिलीट हो गया। मैं इसी के बारे में मधु से पूछ रहा था। ये सुनकर विक्रांत उसे आश्वासन देता है, मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें जॉब की जरूरत है ताकि तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर सको। इसलिए विक्रांत समीर को अपनी टीम में हायर कर लेता है। समीर भी फुल पोटेंशियल से केस की जांच शुरू कर देता है। फिर विक्रांत अपनी बेस्ट फ्रेंड विद्या से मिलने जाता है, जिसकी अभी अभी एक कंपनी में जॉब लगी है। विद्या ने यह जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह बहुत खुश है। विक्रांत उसे एक गिफ्ट भी देता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी गिरधारी का फोन आता है कि एमएलए ने अपोजिशन के एक मेंबर यादगिरी को मार दिया है। विक्रांत तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचता है और इंस्पेक्शन शुरू कर देता है। इंस्पेक्शन में पता चलता है कि वहां काउंटर फायरिंग हुई थी। जब न्यूज रिपोर्टर विक्रांत से इस केस के बारे में पूछते हैं तो वह कहता है इसमें एमएलए का कोई हाथ नहीं है। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान विक्रांत बताता है कि मर्डर रॉबरी गैंग ने किया है, क्योंकि वहां मिले क्लूज वही थे जो पहले के रॉबरी केस में मिले थे। इस गैंग ने साइकिल स्पोक्स का यूज क्रॉसबो वेपन की तरह किया था। इन स्पोक्स में सरबीरा ओडोलाम लगाया जाता था, जिसे मर्डर ट्री भी कहते हैं। जब ये स्पोक्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में मारते हैं तो तुरंत हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ जाता है। वहां पीढ़ी भी मिलती है जो सिर्फ उड़ीसा में पाई जाती है। इसलिए विक्रांत ने उड़ीसा पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन वहां ऐसा कोई रॉबरी केस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रॉबर्स सिर्फ अमावस्या की रात में चोरी करते हैं और केवल सोना चुराते हैं, लेकिन यादगिरी के यहाँ चोरी नहीं हुई थी। विक्रांत बताता है कि शायद रॉबर्स को पता नहीं था कि यादगिरी के पास वेपन है। जब रॉबर्स रॉबरी करने आए तो यादगिरी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण वे बिना चोरी किए भाग गए। अब रॉबर्स को अगली अमावस्या की रात से पहले पकड़ना था। इसके लिए विक्रांत रिवर्स इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाता है। वह कहता है वे इतना गोल्ड लेकर खुले में नहीं घूम सकते, हमें फेक गोल्ड बायर्स को पकड़ना होगा जिन्होंने रॉबर्ट्स से गोल्ड खरीदा हो। फेक गोल्ड डीलर को पकड़ने के लिए पुलिस उन क्रिमिनल्स का यूज करती है जिन्होंने सरेंडर किया था। उन्हें इन्फॉर्मर बनाया जाता है। कुछ दिनों में गोल्ड डीलर का पता चल जाता है, लेकिन उसे रॉबर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वे हमेशा मास्क पहनकर मिलते थे। पुलिस डीलर से मिले सारे गोल्ड उनके मालिक तक पहुंचा देती है, लेकिन एक गोल्ड चैन का कोई कंप्लेंट नहीं करता। जब विक्रांत उस चैन को देखता है तो उसे याद आता है कि यह वही चैन है जो उसने आरती को दी थी। विक्रांत चैन के बारे में पूछने के लिए आरती के घर जाता है, लेकिन आरती के पापा चैन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं यह चैन हमारा है ही नहीं। यह सुनकर विक्रांत शॉक हो जाता है और कहता है ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो हम खुद पता लगा लेंगे। वह पुलिस स्टेशन जाकर वीडियो चेक करता है और कंफर्म करता है कि चैन आरती का ही है। उसे समझ नहीं आता कि वे चैन को एक्सेप्ट करने से क्यों मना कर रहे हैं। देर रात जब विक्रांत घर पहुंचता है तो देखता है कि आरती के पापा बारिश में छाता लेकर बाहर खड़े हैं। वे बहुत दुखी दिख रहे होते हैं। विक्रांत उन्हें तुरंत घर के अंदर बुलाता है। यहाँ आरती के पापा एक्सेप्ट करते हैं कि चैन उनका ही है। फिर वे अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। उनका नाम रामकृष्ण है, जो पीआर डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर थे। उनकी वाइफ लता क्लासिकल डांसर है और उनकी बेटी आरती सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो टैक्स सॉल्यूशन में काम करती है। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। लता और रामकृष्ण की 25वीं एनिवर्सरी पर रामकृष्ण ने लता को डांस स्कूल खोलकर गिफ्ट किया था। आरती ने भी वहां से डांस सीखा था। आरती के लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। रामकृष्ण ने उसे एक लड़के का फोटो दिखाया था, लेकिन आरती को ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके पापा की तरह हो। वह चैन आरती को रामकृष्ण और लता ने गिफ्ट किया था। उनका परिवार बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था। आरती अपनी कंपनी में अच्छा काम कर रही थी और उसका सीईओ उससे बहुत खुश था। उसे नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। एक दिन आरती अपने रूम में मीटिंग अटेंड कर रही होती है, तभी उनके गेट पर कोई रिंग करता है। रामकृष्ण गेट खोलते हैं तो कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस आते हैं और उन्हें बांध लेते हैं। लता उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वे उसे मार देते हैं, जिससे वह अनकॉन्शियस हो जाती है। रॉबर्स हर जगह सामान ढूंढने लगते हैं। आरती को मीटिंग के दौरान हिकअप्स आने लगते हैं तो वह पानी लेने नीचे जाती है। वहां वह देखती है कि कुछ लोग उसके पापा को पकड़ कर रखे हुए हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट्स उसे उठाकर नीचे पटक देते हैं और एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। यह सब रामकृष्ण के सामने होता है, लेकिन वह मजबूर हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद रामकृष्ण, लता और आरती एक दूसरे से फेस टू फेस देखकर भी बात नहीं कर पाते। जहां वे साथ बैठकर खाना खाते थे, अब अलग अलग रूम में अकेले रहने लगे। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। आरती ने अपनी जॉब छोड़ दी। रामकृष्ण ने वीआरएस ले लिया और एक दिन लता ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद रामकृष्ण और आरती और टूट गए। वे किसी को कुछ नहीं बताना चाहते थे और अकेले ही सफर कर रहे थे। विक्रांत को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जिस लड़की के लिए उसे फीलिंग्स थी, उसके साथ इतना बुरा हुआ। उसकी मम्मी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कहती है हमारे प्रोफेशन में ऐसे केस आते ही हैं। लेकिन जब विक्रांत बताता है कि यह वही लड़की है जिसे वह पसंद करता है, तो उसकी मम्मी भी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन विक्रांत और उसकी मम्मी आरती के घर पहुंचते हैं। वे आरती को कंसोल और मोटिवेट करते हैं। विक्रांत की मम्मी कहती हैं अगर तुम ट्रैफिक लाइट के लिए क्वेश्चन कर सकती हो तो तुम्हारा हौसला कहां गया। आरती रात की पूरी घटना बताती है और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है कि जब रॉबर्ट्स जा रहे थे तो उसके पास एक बोतल रखी थी। उसने वह बोतल फेंक कर एक आदमी को मारी थी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा था। इसके बाद उसने उसे पेट में लात मारी थी। विक्रांत गुस्से में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है। सीसीटीवी चेक करते समय उन्हें एक वैन देखती है जिसमें रॉबर्ट्स आए थे। वैन का फास्टैग चेक करने पर रॉबर्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गाड़ी उड़ीसा की है। अगली अमावस्या की रात आने वाली
वाली थी, इसलिए विक्रांत सभी पुलिस वालों को अलर्ट कर देता है। पुलिस इतनी अलर्ट थी कि जैसे ही वह गाड़ी टोल से निकलती है, पुलिस उस पर जीपीएस लगा देती है। गिरधारी जीपीएस लोकेशन के पीछे पीछे जाता है, लेकिन रॉबर्ट्स को पता चल जाता है कि पुलिस उनके पीछे है। वे तेजी से भागने लगते हैं। तभी विक्रांत वहां पहुंचता है और रॉबर्ट्स को एक एक करके पकड़ने लगता है। वह उस आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसके फोरहेड पर निशान होगा। जैसे ही वह उसे मिलता है, विक्रांत उसे बहुत मारता है। पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रांत नहीं रुकता। डीजीपी उसे कॉल करके समझाता है, हमें रॉबर्ट्स को पकड़ना था, मारना नहीं। यह खबर न्यूज में फैल जाती है कि विक्रांत ने रॉबर्ट्स को बुरी तरह मारा। इससे उसका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। विक्रांत इन सब चीजों को इग्नोर करके हॉस्पिटल में रॉबर्ट्स से मिलने जाता है और पूछता है, उस रात तुमने लड़की के साथ दुष्कर्म क्यों किया? रॉबर्ट्स बताते हैं, जब हम घर पहुंचे तो सामान पहले से बिखरा हुआ था और वह लड़की अनकॉन्शियस थी। जब हम सामान लूट कर जा रहे थे तो वह कॉन्शियस हो गई। उसने मुझे जोर से मारा तो मैंने उसे पेट में लात मार दी, जिससे वह फिर अनकॉन्शियस हो गई। वे कहते हैं कि वे एक देवी की पूजा करते हैं और अमावस्या की रात चोरी करना उनका रिचुअल है। चोरी का सामान वे देवी को अर्पित करते हैं और जो मारा जाता है उसे बाली के स्वरूप में मानते हैं। लेकिन वे कहते हैं, हम ऐसा पाप हम कभी अपने सिर पर नहीं ले सकते। यह सुनकर भी विक्रांत को समझ नहीं आता कि आरती के साथ ऐसा किसने किया और क्यों। लेकिन उसे यह समझ आता है कि जिसने भी यह किया उसने रॉबर्ट्स के पैटर्न को अच्छे से समझा और फॉलो किया। न्यूज वालों को पता नहीं कैसे आरती के साथ हुई घटना की जानकारी मिल जाती है और वे उसके घर पहुंचकर जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। यह देखकर विक्रांत बहुत गुस्सा हो जाता है कि इस सीक्रेट केस को किसने लीक किया। गिरधारी बताता है कि जिन्होंने दुष्कर्म किया उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जब विक्रांत उन्हें देखता है तो हैरान हो जाता है कि वे छोटे लड़के हैं। वे मीडिया को बताते हैं, हमने सरेंडर इसलिए किया क्योंकि हमें डर था कि विक्रांत हमारा एनकाउंटर न कर दे। ये न्यूज फैलते ही विक्रांत का घेराव होने लगता है कि उसने माइनर्स का एनकाउंटर किया। सीनियर ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं क्योंकि उस पर यह एलिगेशन भी लगता है कि उसने केस को पर्सनल ले लिया। सीनियर्स पूछते हैं, तुम माइनर्स का कैसे कर सकते हो? अब पता चलता है कि विक्रांत ने ही उन बच्चों को जेल से एस्केप करवाया था ताकि उसकी मम्मी उनका माइंड रीड कर सके। लेकिन मम्मी को वे इनोसेंट लगते हैं। उन्हें किसी ने स्क्रिप्ट दी थी जिसे वे फॉलो कर रहे थे। अब विक्रांत को उन लोगों का पता लगाना था जो बच्चों को आगे कर रहे थे और उनकी मजबूरी क्या थी कि वे इतना संगीन अपराध अपने सिर लेने को तैयार थे। विक्रांत बच्चों से कहता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बच्चे बताते हैं, हम मजदूर का काम करते हैं। मार्केट में शकील भाई के आदमी ने हमें दुकान देने का वादा किया था। हम गरीब थे, इसलिए हमने सोचा कि इस केस को लेकर कुछ महीनों बाद निकल जाएंगे और हमारी अपनी शॉप होगी। विक्रांत इन्वेस्टिगेशन करते करते शकील भाई तक पहुंचता है, लेकिन उसे भी किसी ने मार दिया था। तभी उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है। जब विक्रांत लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि किसी ने उसके इन्फॉर्मर्स और उन बच्चों को भी मार दिया है। न्यूज रिपोर्टर वहां पहुंच जाते हैं और विक्रांत पर एनकाउंटर का इल्जाम लग जाता है। सीनियर ऑफिसर्स को विक्रांत की स्टोरी पर बिलीव नहीं होता। वे सुझाव देते हैं, अगर तुमने एनकाउंटर नहीं किया तो कोई तुमसे पहले वह सब कर रहा है जो तुम करना चाहते हो। सीनियर ऑफिसर ने यह मजाक में कहा था, लेकिन विक्रांत इसे सीरियसली लेता है। उसे पता चलता है कि किसी ने उसका और उसके ऑफिसर्स का फोन हैक कर रखा है और वह इंसान उस पर पूरी नजर रख रहा है। हैकर इतना हाई लेवल का था कि वह हर 10 सेकंड में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और उसे ट्रैक करना इंपॉसिबल था। इसलिए विक्रांत प्लान बनाता है कि वह ऐसा बिहेव करेगा जैसे वह हैकर के कंट्रोल में है, लेकिन असल में वह उसे कंट्रोल करेगा। इस केस की वजह से विक्रांत की जॉब जा सकती थी, लेकिन उसे इससे डर नहीं लगता। रात में विक्रांत, रामकृष्ण और आरती एक साथ डिनर करते हैं। विक्रांत आरती के प्रति बहुत केयर दिखाता है। यहाँ पता चलता है कि आरती को बहुत पहले से विक्रांत पसंद था। रामकृष्ण ने जो फोटो आरती को दिखाया था वह विक्रांत का ही था। आरती विक्रांत का नेचर चेक करना चाहती थी। पहले दिन जब वे मिले तभी से आरती को विक्रांत अच्छा लगने लगा था। उसने विक्रांत से शादी करने का सपना भी बनाया था, लेकिन अब उसका सपना दुख से टूट गया। वह रोती है कि उसके साथ इतना कुछ हुआ तो कोई लड़का उसे क्यों एक्सेप्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्रांत को पता चलता है कि एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हमीद का शकील भाई से लगातार कांटेक्ट था। यह सोचने वाली बात थी कि एक प्रोफेसर का क्रिमिनल से क्या लेना देना। विक्रांत तुरंत अपनी फ्रेंड विद्या को कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारी कंपनी के चेयरमैन और कौन कौन सी कंपनियां ओन करती हैं। विद्या बताती है, हमारा चेयरमैन HNG हिमाबिंदु नेचुरल गैस लिमिटेड और IT कंपनीज ओन करता है। विद्या एक और बात बताती है कि उसने मधु के हॉस्टल में खोजबीन की तो उसे एक हैंडबैग और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली जो आरती के एड्रेस पर भेजी गई थी। यह सुनकर विक्रांत शॉक हो जाता है कि आरती और मधु का क्या कनेक्शन हो सकता है। वह सीधे आरती के पास जाता है और मधु के बारे में पूछता है। आरती बताती है, मधु मेरी सीनियर थी और हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स थी। एक गेट टुगेदर में मधु ने मुझे इन्वाइट किया था। वहां वह मुझे जबरदस्ती अपने चेयरमैन से मिलाने के लिए कहने लगी। मैं नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन मधु के बहुत इंसिस्ट करने पर मैं मिलने चली गई। चेयरमैन मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहने लगा क्योंकि मधु उनकी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय थी और उसने मेरी बहुत तारीफ की थी। इसलिए चेयरमैन उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहता है। जब आरती बहुत कहने पर भी नहीं मानती तो चेयरमैन अपने बेटे CEO से उसकी बात करवाता है। उसका बेटा आरती को मुंह मांगा पैकेज और पोजीशन देने के लिए तैयार था, फिर भी आरती कंपनी में ज्वाइन करने से मना कर देती है। इसी वजह से आरती ने मधु से बात करना बंद कर दिया था। मधु उसे कॉल करने की कोशिश करती थी, लेकिन आरती उसे ब्लॉक कर देती थी। यह सब सुनने के बाद विक्रांत उसे बताता है कि मधु ने सुसाइड कर लिया है।
ये सुनकर आरती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विक्रांत कुरियर बॉक्स में जाकर चेक करता है तो उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें मधु आरती से माफी मांग रही होती है और अपनी स्टोरी बताती है। मधु ने कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। एक दिन उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला, लेकिन उसी दिन कंपनी का सीईओ चेंज होकर चेयरमैन का बेटा वल्लभ बन जाता है, जिसने सारी पढ़ाई अब्रॉड से की थी। उसके पापा चाहते थे कि वल्लभ उनकी कंपनी को टॉप 1 पोजीशन पर ले जाए। वल्लभ का अब कॉल था कि हमें ग्लोबल के टॉप क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेना है। इसके लिए वह मधु को चुनता है। मधु इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करती है और प्रेजेंटेशन देने के लिए एक रूम बुक किया जाता है जहां वह प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही होती है, लेकिन वहां क्लाइंट उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। इसलिए मधु वहां से उठकर चली जाती है और वल्लभ को कॉल करके सारी बात बताती है। पहले तो वल्लभ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे अपनी एम्प्लॉय की बहुत चिंता है, लेकिन बाद में वह मधु को किसी भी हालत में प्रोजेक्ट लाने के लिए कहता है। जब मधु वापस रूम में जाने से मना करती है तो वल्लभ उसे धमकी देता है, मैं तुम्हारे पापा को अभी कुछ देर में जॉब से फायर कर सकता हूं और उन पर संगीन इल्जाम लगाकर उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनकर मजबूरी में मधु रूम में चली जाती है जहां क्लाइंट उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस वजह से मधु को बहुत अप्रिशिएशन मिलता है कि उसने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, लेकिन वह खुद को फेस नहीं कर पा रही थी। मधु कंपनी से रेजिग्नेशन देने के लिए अप्लाई करती है, लेकिन वल्लभ ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसे वायरल करने की धमकी देता है। मजबूरी में मधु इस जॉब को कंटिन्यू करने का डिसीजन लेती है। अब वल्लभ मधु को अपने दोस्तों के पास भी ले जाता है जहां एक एक करके उसके दोस्त मधु के साथ दुष्कर्म करते हैं। मधु की एक गलती उसे दलदल में धकेलती जा रही थी। वल्लभ यहीं नहीं रुकता, वो मधु के फोन को हैक करके उसके फ्रेंड्स को मैसेज करके बुलाने लगता है। सबको लगता है कि मधु ने बुलाया है, लेकिन असल में वल्लभ ने बुलाया था। मधु के कारण और भी लड़कियां एक एक करके इस दलदल में फंसती जाती हैं और वल्लभ एक एक करके उनके वीडियो रिकॉर्ड करके उनका फायदा उठाने लगता है। सबके अपने अपने रीजंस थे जिसकी वजह से वे चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहे थे। इस सब की वजह से वल्लभ के पुराने क्लाइंट्स उसे छोड़कर जाने लगे थे और इसका सिर्फ एक रीजन था, आरती। आरती अपनी कंपनी में अपने हुनर की वजह से सारे क्लाइंट्स को ऐड कर रही थी। इसी रीजन से उन लोगों ने मधु पर प्रेशर डालकर आरती को कंपनी में मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आरती और मधु फ्रेंड्स हैं। जिस दिन आरती अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही थी उस दिन एक चीफ गेस्ट आया था जिसे आरती पसंद आ गई थी। ये सब वल्लभ को भी समझ में आ गया था, इसलिए वह चीफ गेस्ट से कहता है तुम मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट संभाल लो, मैं उस लड़की को संभाल लूंगा। इस समय मधु आरती को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर कोई तुम्हें ऑफर दे तो तुम रिजेक्ट कर देना, लेकिन आरती उसे अवॉइड कर रही थी। जैसे ही वल्लभ को पता चलता है कि मधु आरती को सब बताने की कोशिश कर रही है, वह समीर के नाम से मधु को धमकी देने लगता है। वल्लभ ने जो मैसेज भेजा था उसे समीर ने देख लिया था और इसी वजह से समीर मधु से लड़ रहा था। मधु अपने आप को हेल्पलेस समझ रही थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब हमें पता चलता है कि जब विक्रांत मधु के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसने मधु की कंपनी को भी इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड विद्या को वहां ज्वाइन करने के लिए कहा था। विद्या भी विक्रांत की साथी थी। कुछ दिनों में विद्या ने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये कंपनी लड़कियों को बहुत ज्यादा पैकेज और इंसेंटिव देती थी, लेकिन इतना सब देने के बाद भी लड़कियां खुश नहीं थी। तभी से विक्रांत को इस कंपनी पर शक होने लगा था, इसलिए उसने केमिस्ट्री प्रोफेसर हमीद का अपने स्टाइल में इंटरोगेशन किया। हमीद ने बताया कि उनकी कंपनी में गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी। इस केस को खत्म करने के लिए चेयरमैन ने टास्क फोर्स को रिश्वत देने की कोशिश की थी। इस केस में रामकृष्ण भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने कोई पैसा लेने से इनकार कर दिया। रामकृष्ण ने चेयरमैन की कंपनी के ऊपर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार की थी और उसे दिल्ली के चीफ कमिश्नर को सबमिट करना चाहते थे, लेकिन चेयरमैन को पता चल गया कि विक्रांत रामकृष्ण की बेटी के केस में इन्वॉल्व है, इसलिए उन्होंने माइनर्स को केस में लाया। चूंकि रामकृष्ण रिपोर्ट सबमिट करने से पीछे नहीं हट रहे थे और आरती ने भी कंपनी ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इस वजह से वल्लभ की कंपनी बंद होने के कगार पर थी। वल्लभ ने ब्लैकमेल के जरिए सब काम करवा लिया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे न्यूज में रॉबर्ट्स के केस के बारे में पता चलता है। वह उनके पैटर्न को बहुत गौर से देखता है और आरती के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी इतनी बुरी किस्मत थी कि उसी रात रॉबर्ट्स भी आरती के घर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ विद्या को भी बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल चुका था। अब उसे भी वैसे ही ट्रीट किया जाने वाला था जैसे बाकी लड़कियों को। विद्या ने वल्लभ का फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन ले लिया था। फिर वह वल्लभ के ऑफिस में न होने पर सारी लड़कियों के वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है प्रूफ के लिए। वहीं विक्रांत सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है जहां वे उसे एनकाउंटर केस में दोषी ठहराते हैं और जल्दी सस्पेंड करने का ऑन ऑर्डर देते हैं। एक सीनियर ऑफिसर विक्रांत को उसका क्राइम कन्फेस करने के लिए कहती है, लेकिन विक्रांत कहता है कुछ केस में हमें सिस्टम से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। मैं वह सब करूंगा जो जस्टिस के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मैंने यह पर्सनल रीजन से किया तो अगर इस जगह आपकी बेटी होती तब भी मैं यही करता। जब विद्या प्रूफ लेकर कंपनी से भाग रही होती है तो वल्लभ उसे पकड़ लेता है और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की बात करता है, फिर उसे शहर से दूर ले जाता। विद्या समझ जाती है कि वल्लभ को सब पता चल चुका है। दूसरी तरफ विक्रांत विद्या को कॉल करने की कोशिश करता है। जब वह कॉल नहीं उठाती तो वह सारे सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। उसने जो गिफ्ट विद्या को दिया था उसमें जीपीएस था। उसकी मदद से वह विद्या को ट्रैक करने लगता है, क्योंकि विद्या ने अपना फोन रास्ते में ड्रॉप कर दिया था। वहीं वल्लभ विद्या को पकड़ लेता है और पूछता है
तुम कौन हो, सच सच बताओ। विद्या पहले तो कुछ बताने से इनकार करती है, लेकिन वल्लभ उसे सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता है कि उसने उसे देख लिया था। इसके बाद वह विद्या को मारने और टॉर्चर करने लगता है। डीजीपी विक्रांत को अपने ऑफिस बुलाता है। पहले तो विक्रांत आने से मना करता है, लेकिन जब डीजीपी बताता है कि यह एक नहीं कई लड़कियों का मामला है, तो विक्रांत ऑफिस पहुंच जाता है। वहां वह देखता है कि आरती बहुत रो रही है। वह एक वीडियो दिखाती है जिसमें पता चलता है कि उस रात आरती के साथ ही नहीं, बल्कि उन दरिंदों ने आरती की मां लता को भी नहीं छोड़ा था। एक एक करके उन्होंने लता के साथ भी दुष्कर्म किया था। इस वीडियो को देखने के बाद विक्रांत उनमें से एक आदमी का आइरिस चेक करवाने के लिए समीर के पास भेजता है। ये आईडी वल्लभ के आइरिस से मैच हो जाता है। विक्रांत को पहले से शक था कि इन सब के पीछे वल्लभ का ही हाथ है। जैसे ही यह कंफर्म होता है, विक्रांत आरती का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस ले जाता है, जहां से वह अपनी रिवॉल्वर लॉकर से निकाल लेता है। वह उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां विद्या है। वहां विद्या उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी विक्रांत वहां पहुंचता है और लोगों को बहुत मारता है, लेकिन वल्लभ वहां से बचकर एमएलए के पास पहुंच जाता है। एमएलए वल्लभ को प्रोटेक्शन देने की बात करता है, लेकिन जब विक्रांत वहां पहुंचता है तो एमएलए वल्लभ को विक्रांत को सौंप देता है। वल्लभ और विक्रांत में बहुत फाइट होती है। आखिर में जब वल्लभ नहीं उठ पाता तो विक्रांत रिवॉल्वर आरती को दे देता है। आरती वल्लभ पर ढेर सारा फायर कर देती है। आखिर में विक्रांत आरती से पूछता है, विल यू मैरी मी? आरती रोते रोते विक्रांत के गले लग जाती है। बाद में डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है कि वल्लभ को अरेस्ट करने के लिए विक्रांत गया था, लेकिन वल्लभ ने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से विक्रांत को सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर करना पड़ा। लास्ट में इस मूवी में बताया जाता है कि हर औरत को इतना ब्रेव होना चाहिए कि वह खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसके लिए आईपीसी सेक्शन 100 बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई आप पर या आपके नजदीकी पर ऐसा हमला करता है जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो आप हमलावर को मार सकते हैं और यह कानूनन अपराध नहीं माना जाएगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।